नमस्कार दर्शकों, ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकासात्मक गतिविधियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है और इसे सुचारू रूप से आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। जी हाँ, ये जीवन के गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उनके हर एक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकासात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्था और स्थानीय शहरी निकाय निदेशालय की सचिव सुश्री वेदिता रेड्डी IAS। वेदिता जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया है और मैं चाहूँगी कि हमारे इस बातचीत के तौर पे हम स्कीम्स के बारे में अच्छे तरीके से अवेयरनेस पहुँचा सके लोगों के बीच में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के त्रिस्तरीय प्रणाली और उसके भूमिका के बारे में। जी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहले ग्रामीण विकास निदेशालय होता था, 1983 में स्थापित हुआ था। फिर 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके तहत 243 आर्टिकल में हमारे 11th शेड्यूल ऐड हुआ था, जिसके थ्रू 29 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है। सबसे जो अहम बात है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट की, वो ये है कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को लाया गया था। व्हाट इज़ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? जो फल्क्रम ऑफ डेवलपमेंट होगा या फिर जो सबसे सिंपल फंक्शनल यूनिट रहेगा वो ग्राम पंचायत रहेगा। ग्राम पंचायत में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो होंगे प्रधान, और जो ग्राम सभा होगा उसमें सारे जो इलेक्टोरल रोल में रहते हैं उस ग्राम पंचायत में वो सभी रहेंगे, और वो ग्राम पंचायत में डिसीजंस लेंगे, रेजोल्यूशंस पास करेंगे, एंड उसको कहते हैं GPDP, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसको वो पास करेंगे। तो सबसे लोएस्ट लेवल और सबसे फंक्शनल लेवल जो गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाया गया था, वो था ग्राम पंचायत लेवल, विच इज़ हेडेड बाय द प्रधान। जी। उसके बाद जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल पे आया है वो है ब्लॉक लेवल पे, दैट इज़ पंचायत समिति। तो जैसे पहले हमने ग्राम पंचायत बात किया, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 70 ग्राम पंचायत है, तो 70 ग्राम पंचायत से स्प्रेड अक्रॉस तीनों डिस्ट्रिक्ट। और फिर जो इंटरमीडिएट लेवल है वहाँ पर हमारे ब्लॉक लेवल पे पंचायत समितिज़ है। अंडमान निकोबार में 7 पंचायत समितिज़ हैं, और यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं। जैसे हमारे ग्राम पंचायत पे ग्राम पंचायत लेवल के प्लान्स बने थे, वैसे यहाँ पर ब्लॉक लेवल के प्लान्स बनते हैं। और उसके ऊपर मतलब पंचायत समिति में जो हेड करते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो होते हैं प्रमुख, और उसके ऊपर होता है हमारा ज़िला परिषद। हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 ज़िला परिषद है, नॉर्थन मिडिल में और साउथ अंडमान में, और दोनों में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को मिला के 35 मेंबर्स है। सो वहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बैठती है, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के थ्रू एक ज़िला परिषद का प्लान बनता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लान होता है। सो दीज आर द 3 टायर्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो 1992 के बाद बने थे, एंड इनकी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो जो भी स्कीम्स विच केटर टू रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन एक्सेट्रा आर लुक्ड आफ्टर बाय दीज 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है क्योंकि 73rd अमेंडमेंट एक्ट में हमारे पास 29 ऐसे सब्जेक्ट्स थे विच केम टू द परव्यू ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज़ दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जैसे एग्रीकल्चर हो, जैसे फिशरीज़ हो, एजुकेशन हो, या फिर और भी बहुत सारी इस तरीके के एलाइड एक्टिविटीज़ है। सो सारे इस टाइप के सब्जेक्ट्स जो है इनकी जो भूमिका है वो थ्रू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जाएगी। उसके अलावा हमारे फंड्स भी होते हैं, जैसे जो भी फंड हमारे पास आता है, सपोज 100 रुपये आते हैं फ़ंड के तौर पे हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो 70% जाता है ग्राम पंचायत को, 15% जाता है पंचायत समितिज़ को, और 15% जो बच जाता है वो जाता है ज़िला परिषद को। सो फंड का भी इस तरीके से डेवल्यूशन है ताकि वो डिफरेंट वर्क्स टेक पार्ट कर सके।
और उनको हेल्प करने के लिए जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे कि प्रधान, प्रमुख, और हमने जैसे बात किया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ज़्यादा बाकी मेंबर्स जिला परिषद में, उन सबको हेल्प करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हमारे पास एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं डिपार्टमेंट में, हमारे पास VLWs होते हैं, हमारे पास पंचायत सेक्रेटरीज होते हैं एट वेरियस लेवल्स. सो दैट इज़ हाउ द डिपार्टमेंट इज़. ओके. वैसे हमने हमेशा सुना है कि ग्राम सभाएं आयोजित की जाती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ग्राम सभा क्या है और ये किस तरह से काम करती हैं? जी, तो ग्राम सभा जो है, वो जैसे मैंने आपको बताया, ग्राम पंचायत इज़ द फल्क्रम ऑफ डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट. तो ग्राम पंचायत में सारा काम जो होता है वो ग्राम सभा के थ्रू होता है. तो व्हाट इज़ अ ग्राम सभा? तो ग्राम सभा आर्टिकल 243B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फॉर्म हुआ था, जिसके तहत जैसे एक स्टेट में एक लेजिस्लेचर होता है, उसी तरीके के पावर्स एक ग्राम सभा में ग्राम पंचायत लेवल के लिए है. तो जो भी इलेक्टोरल रोल में उस एरिया में हैं, वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो चर्चा कर सकते हैं कि इस साल हमें कौन कौन से काम आगे ले जाने हैं, उसके लिए हमारे पास कितना फंड है, क्या हमारी पहली मतलब प्रायोरिटी रहेगी, और इस तरीके की चीज़ें हो सकती है. सो इट इज़ लाइक द लेजिस्लेचर वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत लेवल इज़ डन बाय द ग्राम सभा. और जैसे यहाँ पर हमारे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मेंबरान होते हैं, वो अपने अपने पॉइंट्स बताते हैं, उस पर चर्चा होती है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स, या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात हो, या फिर एम्पावरमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन सोसाइटी हो, इन तीनों चारों एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन होता है. और जो हमारे 29 सब्जेक्ट्स है और हमारे जो लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसके बारे में भी चर्चा करती है. तो इन अ नटशेल जो भी हमारे यूटी लेवल स्केल पे होना है, वो सब कुछ जो 29 सब्जेक्ट्स को डील करता है, वो सब कुछ हमारे ग्राम सभा से ही ऊपर आता है. तो पहले ग्राम सभा में थ्रू होगा, फिर हमारा ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट प्लान भी ग्राम सभा पे जो पास हुआ है रेजोल्यूशन, उसको देखते हुए बनता है, और उसके ऊपर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग बनती है, उसको भी देखने के लिए हमारी ग्राम सभा के रेजोल्यूशंस को देखा जाता है. सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये रोल्स जो है वो 243G आर्टिकल में बताया गया है, जो मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव पावर्स हैं इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स. ओके. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जी, इसके बारे में हमें बताइएगा कि इससे क्या लाभ मिलती हैं? जी, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान है, जैसे कि आप जानते हैं कि रूरल डेवलपमेंट में हमारे 3 फॉर्म्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है. तो इट इज़ गवर्न्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ग्राम पंचायत पे हमारे प्रधान हैं, पंचायत समितिज़ में हमारे प्रमुख हैं, और ज़िला में हमारे ज़िला परिषद है. तो इन तीनों की कैपेसिटी ट्रेनिंग के लिए ये ग्रामीण स्वराज अभियान ये स्टार्ट किया गया था. ये 2018 में स्टार्ट किया गया था. तो इसके तहत फर्स्ट 6 मंथ्स जब ये लोग इलेक्ट होते हैं, जब हमारी लोकल गवर्नमेंट बनती है, तो उसके 6 मंथ्स के अंतर्गत हमें एक कोर्स करना पड़ता है, जिसमें हम उनको बताते हैं कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, उनका क्या कार्य है, और हम उनसे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं आरडी डिपार्टमेंट में. और साथ ही साथ एक उनके जो भी क्वेश्चनर्स होते हैं, क्योंकि इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो ग्राउंड की प्रॉब्लम्स है वो आगे तक ला सकते हैं. तो वो अपनी तरफ से बताते हैं कि ठीक है, हमारे एरिया में ये इश्यूज़ हैं, एजुकेशन को रिलेटेड, हेल्थ को रिलेटेड, तो हाउ वी कैन रिजॉल्व इट. तो ये ट्रेनिंग कम कैपेसिटी प्रोग्राम जो है, वही है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान. तो फर्स्ट 6 मंथ्स में होना पड़ता है, और फिर 2 इयर्स में आपका रिफ्रेशर कोर्स होता है. तो इस प्रोग्राम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आई थिंक पहली बार ऐसा होगा, जो इस साल लास्ट ईयर दिसंबर में हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, जब हमारी सारी पंचायत समितिज़ फॉर्म हो चुकी थी, और इवन म्यूनसिपल काउंसिल का भी फॉर्म हुआ था. तब हमने एक रिफ्रेशर कोर्स कम प्रॉपर 3 डे ट्रेनिंग, कैपेसिटी ट्रेनिंग हमने रखी थी, जिसमें हमने सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, जो भी एज रिक्वेस्टेड बाय दी इलेक्टेड मेंबर्स, हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी थी, कैपेसिटी बिल्डिंग थी, बातचीत हुई थी उसमें काफ़ी, और इट वाज अ 2-वे लर्निंग कर्व, बिकॉज उनको भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और साथ साथ डिपार्टमेंट्स को भी बहुत सारी उम्मीद थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कि हमें आगे कैसे कार्य ले जाना है, क्या प्रायोरिटाइज करना है. उसके साथ साथ 2022-23 में लगभग हमने
1800 लोगों के साथ ट्रेनिंग करी थी इलेक्टेड मेंबर्स के साथ. वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अबाउट 45 प्रोग्राम्स. और इस साल हमने अभी 25 प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर पाए हैं. 1400 लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं और आगे हमारे 50 और प्रोग्राम्स दे आर इन द लूप होने वाले हैं. सो आई थिंक इन द नेक्स्ट 6 months विल बी एबल टू डू मोर सच प्रोग्राम्स. और जो मैं रिफ्रेशर कोर्स की बात करी थी हम दोबारा ऑर्गेनाइज करेंगे. ऑल्सो इट इज़ लाइक एन अपॉर्चुनिटी क्योंकि सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं. जैसे लास्ट ईयर जब दिसंबर की बात है तो अप्रॉक्सीमेटली 400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. वो डिबेट में कार्यक्रम हुआ था. तो उसमें क्या होता है कि सारे जो लोग आते हैं तो वो एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करते हैं. हमें ये भी पता चलता है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी बनता है कि ठीक है इनके एरिया में कुछ इस विभाग से काम हो रहा है तो हमारे एरिया में क्यों नहीं हो रहा है. साथ ही साथ हमें भी पता चलता है कि क्या एरियाज़ में इश्यूज़ है क्या नहीं है. जैसे लास्ट टाइम चीफ सेक्रेटरी सर ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया था इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने में. तो हमें पता चला था कि बहुत सारे रूरल रोड्स ऐसे हैं जिसमें कार्य करने की ज़रूरत है. वी नीड टू इंश्योर कि वर्क्स हो. सो वो पूरी लिस्ट हमने उनसे ली थी कि क्या एक्सट्रीमली बैड की कंडीशन में है, क्या बैड कंडीशन में है. तो वो लिस्ट हमने ली है और उसी में हम और आगे काम भी कर रहे हैं. तो इट इज़ अ 2-way लर्निंग प्रोसेस लाइक आई टोल्ड यू एंड दिस इज़ द स्कीम. जी जी, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है जी. अब मैं आपसे हमारे द्वीपों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की स्थिति के बारे में जानना चाहूँगी. जी तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है वो 3 पहलू में कंडक्ट किया जा रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में. तो पीएम इसके पैकेजेस कहते हैं हम जब काम होता है. तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस आते हैं. वैसे तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी APWD है लेकिन RD डिपार्टमेंट ओवरऑल उनको देख रहा है कि क्या काम हुए क्या नहीं हुए हैं. तो हमने पैकेज 1 में हमने कुछ रोड्स बनाए थे तो वो APWD के थ्रू हुआ था. तो वो ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो चुके हैं. आई थिंक सम 96 किलोमीटर्स और सो हैव बीन एडेड इन दैट. उसके बाद PMGSY 2 जो है उसमें RD डिपार्टमेंट कर रहा है. हमारे 5 पैकेजेस हैं जिसमें से 3 पैकेजेस में काम पूरी तरीके से हो चुके हैं और 2 पैकेजेस में हम काम ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमें कार्य करने की ज़रूरत नहीं है. और उसके अलावा हमारी PMGSY 3 है जो हमारा अभी अपकमिंग वर्क्स होगा. मतलब इसमें बेसिकली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या है वो ये है कि रोड्स को किस तरीके से हमें बनाना है. तो रूरल रोड्स की डेफिनेशन होती है और अगेन इन तीनों पैकेजेस या तीनों स्कीम्स में बताया जाता है कि किस टाइप का रोड होना चाहिए, क्या कनेक्टिविटी देना चाहिए उस रोड को, व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स दैट आर टू बी कवर्ड. तो एक बहुत बड़ा सा चेकलिस्ट होता है. उसकी बाकायदा DPR बनती है. एक एक्सटर्नल एजेंसी अपॉइंट होती है जो बताता है कि आपके एरिया में आपके क्षेत्र में इतने सारे रोड्स हम ले सकते हैं इस बारी में. तो PMGSY 1 and 2 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे है. सो दैट हैज़ बीन completed इन ऑल रिस्पेक्ट्स. लेकिन जो PMGSY 3 है जो थर्ड पैकेज है इसमें हम कुछ लगभग 200 किलोमीटर के रोड्स और बनाने वाले हैं लेकिन उसका अभी हम DPR स्टेज में हैं. तो दैट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ फरवरी फरवरी और मार्च तक उसका DPR बन जाएगा एंड उसका कंप्लीशन डेट हमारा 2025 है. तो तब तक हमें कंप्लीट करना है. सो दिस इज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क. जी बिल्कुल. स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा मिशन है. तो ऐसे में इस मिशन को हमारे द्वीपों में कितने प्रभावी ढंग से लागू किया गया है? जी स्वच्छ भारत मिशन आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है. दैट इज़ बिकॉज ये लार्जेस्ट बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम है पूरे इंडिया में एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए और भी इम्पॉर्टेंट और भी अहम है. वो इसीलिए है क्योंकि पूरे भारत में हम पहले राष्ट्र थे जिनको स्वच्छ सुजल का अवार्ड मिला गया था. ऑनरेबल मिनिस्टर भी आए थे गजेंद्र सिंह शेखावत जी और जनवरी में हमें इस साल ये अवार्ड मिला गया था. इसका क्या मतलब है स्वच्छ और सुजल राष्ट्र? तो स्वच्छ भारत मिशन के 3 कॉम्पोनेंट है. पहला कॉम्पोनेंट ये है कि एक्सेस टू टॉयलेट, सभी को एक्सेस मिलना चाहिए टॉयलेट का. तो हमारे पास जो विलेजेस हैं वो 189 हैं. 189 के 189 विलेजेस में इंडिविजुअल टॉयलेट्स है और कम्युनिटी टॉयलेट्स है जो एज़ पर दी प्रोटोकॉल हमें चाहिए होता है. तो उसके हिसाब से हमारे पास हर जगह टॉयलेट्स है. तो उसको कहते हैं ODF, मतलब हमें
बाहर में शौच करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी। तो उसी वजह से हम ओपन डेफिकेशन फ्री ऑलरेडी बन चुके थे और ये सारे विलेजेस उसमें कवर्ड थे। साथ ही साथ हम ODF प्लस भी हो चुके हैं। ODF प्लस का ये मतलब है कि हम उसको बाकायदा टाइमली वी आर इंश्योरिंग कि जो टॉयलेट्स वो है वो उनको हम यूज़ में भी ला रहे हैं। जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है स्वच्छ भारत मिशन का, उसका ये है कि वेस्ट कलेक्शन भी होना चाहिए और सेग्रीगेशन भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ग्रामीण एरियाज़ में हमारे 25 क्लस्टर्स हैं, तो 25 क्लस्टर में वेस्ट सेग्रीगेट भी होता है और कलेक्ट भी होता है। तो जो ड्राई वेस्ट है उसको हम कलेक्ट करके रखते हैं। हमारे पास एक मॉडल इन प्लेस है जहाँ पर हमसे वेस्ट खरीदने के लिए लोग हमें कुछ अमाउंट देते हैं। सो वो टेंडर भी हमारा लागू है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो वेस्ट पूरा का पूरा सेग्रीगेट होता है और कलेक्ट होता है, तो इसीलिए हम इसमें भी काइंड ऑफ अचीव कर चुके हैं। और जो हमारा लिक्विड वेस्ट है उसको भी मैनेज करने के लिए हमने सोक पिट्स बनाए हुए हैं, कम्युनिटी पिट्स बनाए हुए हैं और बाकी हमने सुविधा दी हुई है। और थर्ड चीज़ ये है कि हम कैसे इसको ग्रे वाटर को कैसे मैनेज करते हैं। व्हाट इज़ ग्रे वाटर? ग्रे वाटर इज़ बेसिकली नीदर ब्लैक और नीदर इट इज़ टू क्लीन। क्लीन वाटर तो वो हो गया जो हम ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, और जो ब्लैक वाटर होता है वो ये होता है जो आपके बाथरूम से निकलता है। लेकिन ग्रे वाटर ऐसा होता है जो आप किचन वेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किचन में पानी यूज़ करते हैं वो पूरी तरीके से गंदा नहीं होता है। अगर उस पानी को आप अपने हॉर्टिकल्चर में यूज़ करेंगे, गार्डन में यूज़ करेंगे, तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, दैट इज़ ग्रे वाटर मैनेजमेंट। जी। सो ये तीनों कंपोनेंट्स पे हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं और इसी वजह से हमें ये स्वच्छ सुजल राष्ट्र का अवार्ड भी मिला गया है। एंड उसके साथ साथ हमने 2022 मार्च में हर घर जल का भी हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसका ये मतलब है कि हमारे जितने भी घर हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, सभी जगह हमारे पास नल है, मतलब वाटर का टैप है, वाटर की वी कैन अवेल द सर्विसेज। सो दैट इज़ द सिचुएशन विद स्वच्छ भारत मिशन। और साथ साथ हमें ईयरली कंपोनेंट्स मिलते हैं कि हम कितने टॉयलेट्स बना सकते हैं, कितने सोक पिट्स बना सकते हैं। तो इस साल हमें 572 टॉयलेट्स बनाने के लिए फंड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सो ऑलरेडी 50% वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, बाकी चल रहा है। और साथ ही साथ सोक पिट्स इंडिविजुअल और कम्युनिटी वाले बनाने के लिए भी हमारे पास फंड मिलते हैं एंड उसको हम प्रोग्रेस करते हैं, मार्च तक हमें कंप्लीट करना होता है टास्क। सो दिस इज़ द स्वच्छ भारत मिशन। जी जी बिल्कुल। आज के समय में अगर हम विकास की बात करें तो इसका सीधा संबंध जो है बिजली और इंटरनेट से है। तो ऐसे में गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिल सके और इंटरनेट कनेक्टिविटी उन्हें प्रदान की जा सके, तो इसके लिए आप क्या कर रही हैं? पहले तो दो चीज़ें आपने पूछी, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में पहले बात करते हैं। तो 2018 में भारत नेट के थ्रू हमें टेलीकॉम सर्विसेज देने थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 70 पंचायत है हमारे, तो 67 पंचायत में ऑलरेडी पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये पूरे इंडिया में चल रहा है भारत नेट के थ्रू। तो वहाँ पर हम भी काफ़ी सफल रहे हैं। जबकि आपने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी, तो जो ये फंक्शन है ये हमें पूरी तरीके से PRIs को ट्रांसफ़र हो चुका है। और कुछ फंड्स के इशू हैं, लेकिन हमारे पास जितना फंड है उससे हम पूरा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करते हैं। तो पूरा का पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो भी रूरल एरियाज़ में आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन देखेंगे, दैट इज़ बीइंग मैनेज्ड एट द ग्राम पंचायत लेवल। सो इट इज़ अ ह्यूज प्लस और एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि हम आगे चल रहे हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो पूरा उसका मेंटेनेंस एवरीथिंग इज़ डन बाय देम एंड ऑफ कोर्स हम इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के भी टच में रहते हैं। ओके। अब मैं आपसे श्यामा मुखर्जी रूर्बन मिशन के बारे में जानना चाहूँगी कि ये मिशन है क्या? जी, जो रूर्बन मिशन है, रूर्बन का क्या मतलब है? RURBAN, मतलब समथिंग विच इज़ इन बिटवीन ऑफ एन रूरल एरिया एंड एन अर्बन एरिया। तो ऐसी जगह जहाँ पर चाहे उसका कैरेक्टरिस्टिक रूरल हो, लेकिन उसमें बहुत सारा फ्रिंज पॉपुलेशन रहता है, या फिर वहाँ पर बहुत स्कोप है डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, रोड्स की तौर पे, या फिर डिजिटल कनेक्टिविटी के तौर पे, तो ये आगे जाके शायद अर्बन एरिया में बन सकता है। सो दैट इज़ अ रूर्बन एरिया।
तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो फरारगंज ब्लॉक है और जिसके अंदर 19 पंचायत है, वो क्लासिफाइड है एज अ रूरबन एरिया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें फंड्स मिलते हैं, लगभग हमें 10 करोड़ की फंड मिली थी और 75 प्रोजेक्ट्स हमारे पास हुए थे। 75 प्रोजेक्ट्स में से 66 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हम 100% कंप्लीट कर चुके हैं और बाकी ऐसे 9 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम मार्च तक कंप्लीट कर पाएंगे। सो दिस हैज़ एडेड मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन दी रूरबन एरिया। तो जैसे जो पूरा फरारगंज ब्लॉक है, तो वहाँ पर रोड्स का बनाने का हो या फिर कोई बिल्डिंग बनाने का हो, आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाने के हों, सो इस हेल्थ फैसिलिटी की कोई बिल्डिंग बनानी हो या एजुकेशन सेक्टर की कोई बिल्डिंग बनानी है, इस तरीके से 75 प्रोजेक्ट्स हमारे थ्रू हो गए हैं और हमने ऑलमोस्ट लाइक आई टोल्ड यू 66 प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। सो दिस इज़ द रूरबन स्कीम। ओके, भारत सरकार ग्रामीण भारत के विकास के लिए कई योजनाएं लागू कर रही हैं, तो ऐसे में हमारे द्वीपों में वे कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जो और अन्य योजनाएं भी इनमें शामिल हैं? सो ये जैसे ग्रामीण विकास के लिए ही थे जो भी हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स थे। इसके अलावा हमारे पास नरेगा प्रोग्राम है और इसके अलावा हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास वो भी है, प्रोग्राम भी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इट इज़ नॉट ओनली कि हम क्या आगे स्कीम्स को लागू कर रहे हैं, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो हमारे सिटीजन्स वहाँ रहते हैं उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या वो अवेल कर सकते हैं। इट इज़ ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और जो वहाँ पर सिटीजन्स रहते हैं, तो जो वहाँ पर रूरल यूथ रहती है उनको अनएम्प्लॉयमेंट से दूर करना है। जो हमारे पास ऑलरेडी लोग रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए हम क्या करें। सो उसके लिए भी सरकार ने सोचा हुआ है, जो MG नरेगा हमारा है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है। सो दिस स्कीम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम्स इन द वर्ल्ड आई वुड से, क्योंकि यहाँ पर जो आप टारगेट कर रहे हैं, आप अनस्किल्ड लेबर को टारगेट कर रहे हैं, आप उन लोग को टारगेट कर रहे हैं जो पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, तो उनके पास भी एक ऑप्शन होना चाहिए, उनके पास भी एक इनकम आनी चाहिए। तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से ऊपर हैं और अगर उनको 100 दिन का कोई दिनचर्या चाहिए, तो वो हमारे पास आ सकते हैं और MG नरेगा में उनको जॉब कार्ड मिलेगा और उनको हम काम देंगे। तो आप जानेंगे कि हमारे पास अभी एक नया स्कीम आया था अमृत सरोवर बनाने का। तो 15 अगस्त तक हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ही नहीं, पूरे भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज़ बनाने थे। तो ये वाटर बॉडीज़ जो 75 × 3 225 वाटर बॉडीज़ जो हमें बनाने थे, वो सारे मोस्टली 80% वो क्रिएटेड बाय MG नरेगा वर्कर्स। तो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट बाय द पीपल ऑफ रूरल इंडिया। तो उसी तरीके से दे फील, उनको लगेगा कि ठीक है हमने काम तो किया है, बट उससे आप ये सोचिए कि आपको पता है इस साल हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी इन दी समर्स, क्योंकि पानी नहीं था, बहुत सारे इश्यूज थे। सो नेक्स्ट ईयर के लिए दैट इशू वोंट बी देयर, बिकॉज इस बार इट वॉज फेवरेबल ऑल्सो, बहुत बारिश भी हुई थी। सो वी हैव बीन एबल टू टैप दी वाटर बॉडीज इज वेल। सो इस टाइप का इम्पॉर्टेंट एसेट टाइप का उन्होंने क्रिएट किया है नरेगा वर्कर्स ने। उसी तरीके से दिस इज़ अ ह्यूज स्कीम एंड इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स हम कर सकते हैं। वी हैव ब्लॉक लेवल हम असेसमेंट करते हैं एंड लास्ट ईयर हमने 1.5 लाख मैंडेज क्रिएट किए थे। इस साल भी हमारा टारगेट यही है कि हम 1.5 लाख मैंडेज क्रिएट करेंगे और अभी लगभग हमने 65,000 मैंडेज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम। एंड इसकी सफलता नॉर्थ एंड मिडिल में स्पेशली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर देखेंगे अमृत सरोवर भी आप जाके देखेंगे या फिर कोई और फैसिलिटी भी आप जाके देखेंगे, तो उसमें वो बहुत सारी प्लांटेशन भी उन्होंने करी हुई है। तो एक तो आपका वाटर बॉडी भी रहता है, वो इंश्योर भी करता है कि रन ऑफ ना हो और वो वाटर बॉडी प्रोटेक्टेड रहे। सो इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और साथ ही साथ हम रूरल हार्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं नबार्ड के साथ टाई अप करके। नबार्ड का ऐसा एक स्कीम है कि रूरल हार्ट के लिए वो 15 लाख रुपए दे सकते हैं सरकार को। तो वो हमारे साथ टाई अप करके रूरल डेवलपमेंट के साथ हम
रूरल हार्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड उसके लिए जो भी मटेरियल सोर्स करना है और मटेरियल को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो हम नरेगा वर्कर्स से कर रहे हैं। इसी तरीके के और भी प्रोग्राम्स हैं, हम आगे बात कर सकते हैं उसके बारे में। जी जी। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे पर्यटन को ही बढ़ावा देने जी। के लिए हम रूरल हार्ट्स का क्रिएट कर रहे हैं। जी। जैसे मैंने आपको बताया, हम एक पायलट मोड पे हम शहीद द्वीप आइलैंड्स में ये काम करने वाले हैं। जी। हमने ऑलरेडी एरिया लोकेट कर दिया है, हमारे पास रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास एरिया है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर मीटर का लैंड है, और बोथ भरतपुर बीच पे भी है और लक्ष्मणपुर वन बीच पे भी है। तो वहाँ पर हम एक रूरल हार्ट बना रहे हैं जिसमें एरिया ओपन एरिया होगा, जहाँ पर लोग आके अपना परचेज कर सकते हैं जो भी उनको खरीदना है लोकल मार्केट से। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ताकि जो भी रूरल यूथ है वहाँ के या जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, एसएचजीज हैं, वो सब आके आपसे परचेज कर सके और दूसरी और अपना सेल कर सके। और दूसरी चीज़ है कि टूरिस्ट को भी वो अच्छा लगेगा ऐसा फैसिलिटी, क्योंकि वो कोई बाहर से आएंगे, उनको जानना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि व्हाट इज़ द लोकल प्रोड्यूस। ऐसा कौन सी चीज़ है जो चाहे शहीद द्वीप में मिल रहा है या स्वराज द्वीप में मिल रहा है या नॉर्थन मिडल में मिल रहा है या कैमल बे में मिल रहा है। सो ऐसी कौन सी चीज़ें जो वहाँ की चीज़ है, उनकी तो संस्कृति सभ्यता को बिल्कुल आगे है। बताए, जी, जी। तो वो रूरल हार्ट से हम आगे ले जाना चाहते हैं। दूसरा, हमारा जो ITF ग्राउंड बना हुआ है जी, उसको भी पूरी तरीके से हर साल में कुछ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है जब हमारा प्रोग्राम चलता है। बाकी टाइम के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, और वो काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है स्कीम, कि हम उस स्टॉल को हमारे एसएचजीज को दे और हमारे रूरल यूथ को दे, ताकि वो पूरे साल उसको रन कर सके। तो पूरे टाइम आपके कोई ना कोई टूरिज्म एक्टिविटी चलती रहेगी। तो एक तो ये हो गया, उसी साथ साथ हमने जैसे रूरल हार्ट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं पायलट बेसिस पे, वो हो गया। तीसरी चीज़ है कि हम जो अमृत सरोवर मैं आपको बता रही थी अभी जो हमने बनाए हैं, उसमें भी हम फिशरीज़ डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ पर हम कुछ मच्छी छोड़ना चाहते हैं, कि उसके सीडलिंग्स छोड़ना चाहते हैं, ताकि लोग अपने आप आए। हम एक ग्रुप बनाएंगे एसएचजीज की, जो वो खुद से हैंडल करे और उसको बेच के उनको जो भी पैसा मिलेगा दैट विल हेल्प इन देयर लाइवलीहुड। सो इट इज़ लाइक अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि सिर्फ पानी पीने को ना हो, बट उस वाटर बॉडी को हम किस तरीके से आगे यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 इनोवेटिव थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग। एंड अनदर इनोवेटिव थिंग दैट द डिपार्टमेंट जो ट्राई कर रहा है वो ये है कि जो हम वेस्ट कलेक्ट करते हैं जी, डेली, जो मैंने आपको बताया कि हमारे 25 क्लस्टर्स हैं रूरल एरियाज़ में, उसकी हम एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, और उस डैशबोर्ड पे हम पूरा एंट्री लेंगे कि कितना हमारे पास आज वेस्ट आया है और उस वेस्ट का हम क्या आगे कर रहे हैं। सो उसका यही मतलब है वेस्ट टू वेल्थ कैसे हम बना सके, क्योंकि वेस्ट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज जस्ट अ वेस्ट रिसोर्स। उसको हम आगे कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो वेस्ट है वो दूसरे आदमी के लिए वेस्ट नहीं है। हमारे पास अभी भी लोग आके खरीदते हैं वेस्ट को, बट अगर वो हम उसी तरीके से सेग्रीगेट करके रखें, पूरा हम अगर एक लॉग बुक रखें कि कितना वेस्ट आया था, कितना जा रहा है, तो उसको हम सिस्टमैटिकली ट्रीट कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेस्ट टू वेल्थ। तो दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट जिस पे हम आगे काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। मैम, वैसे तो आप और आपका विभाग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की ओर ले जाने में। तो ऐसे में PRI और आम लोगों की क्या भूमिका है और आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक अकेला डिपार्टमेंट की तरह ना देखा जाए। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट, इट इज़ अ वेरी बिग डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, PRIs करते हैं, एंड ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जन भागीदारी होनी चाहिए। तो इनका दोनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ट्रेनिंग्स जब हम कंडक्ट करते हैं, जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, तो इट इज़ अ 2-वे लर्निंग प्रोसेस। तो उसी तरीके से मैं स्पेशली अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो हमारे PRI मेंबर्स हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि वो बहुत अहम भूमिका प्ले करते हैं। इसीलिए क्योंकि एक तो जितना भी मेरा इंटरेक्शन रहा है उनके साथ, हमेशा वो बहुत ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट के लिए ही काम करते हैं। जो भी लोगों के विषय है और जो लोग हैं वहाँ पर, क्या उनकी ड्रीम्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, वो आगे ले आते हैं हमारे PRIs।
तो जब तक वो हमारे पास वो इश्यूज़ नहीं लाते, हमारे पास भी उसकी इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती है, तो उसी वजह से उसी हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। तो PRIs का ये इम्पॉर्टेंट रोल है कि चाहे वो ग्राम सभा लेवल पे हो या फिर ब्लॉक लेवल पे हो या फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वो लोगों की बात आगे स्कीम के तौर पे ले आते हैं और प्लान की तरह रिफ्लेक्ट करवाते हैं। एंड दे ऑल्सो इंश्योर कि टाइमली हमें वो इन्फॉर्मेशन दे कि फ़ंड रिलीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस प्लान का क्या प्रोग्रेस है, कितना परसेंटेज हम काम कर पाए हैं, कितना नहीं कर पाए हैं। तो ये एक्टिव रोल ऑफ PRIs विद द डिपार्टमेंट की वजह से ही काम आगे बढ़ सकता है। एंड दैट इज़ इन टर्न पॉसिबल ओनली थ्रू जन भागीदारी। जब तक लोग अपना इश्यूज़ नहीं बताएंगे, जब तक लोग नहीं बताएंगे कि क्या हमारी प्रायोरिटी आइटम्स है, तब तक हम वो काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। सो इट इज़ ऑल अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दी सिटीजन्स जो रूरल एरियाज़ के हैं, और एंड ऑफ द डिपार्टमेंट। एंड इसमें और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो PRI सिस्टम है, इनको 29 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डील करना होता है, तो कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो द डिपार्टमेंट इन इटसेल्फ कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इन कोऑर्डिनेशन विद द PRIs एंड द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ओनली वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट। तो वेदिता जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय हमें दी और विषय से संबंधित तमाम जानकारियाँ हमें दी, इसके लिए हमारे पूरे दूरदर्शन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते जी। तो दर्शकों, द्वीप विकास और प्रशासन के कार्यक्रम में आज हमने ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे विकासात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की। अगले अंक में हम एक नए विभाग के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।